कोरोना टाइम में हाँ, जब प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे थे तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं घर में बैठा हूँ। मैंने हर दिन लोगों को खाना खिलाने का काम किया है, सड़कों पर उतर के। 1 रुपया भी सरकार ने खर्च नहीं किया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर सरकार जैसे कह रही कि 1000 करोड़ रुपया अगर इन्होंने प्रवासी मजदूरों को दिया होता, तो अगर 1000 करोड़ रुपया अगर आप मान लो 20 करोड़ 30 करोड़ भी प्रवासी मजदूर अपने घर गए, तो अगर ये 1-1 करोड़ रुपये भी देती तो प्रवासी मजदूर आज पता नहीं वो अमीर बनने का काम किया होता। आज वो अपने दर ब दर छोड़ के रोटी की लड़ाई के लिए उन्हें आज दूसरे प्रदेश में जाने का काम उन्होंने नहीं किया। जबकि कोरोना काल में भी जो लोग अपने घर गए वो वापस रोटी की जम्मोजहत 2 जून की रोटी कमाने के लिए दोबारा वो अपनी जान को जोखिम में डाल के वो फिर नए नए शहरों में जाके अपना व्यवसाय ढूंढने का काम किया है। ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, इन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। भोजपुरी भाषा में कहा जाता है कि जड़ुआ देगी वही इनके साथ काम होगा, इन्हें आउट करने का काम करेगी। अरे इन्होंने बसवारी में राशन की जगह भाषण पहुँचाने का काम किया है। जनता को सब याद है, जनता जो तड़प के गई है, जो भूखा पेट 1000 किलोमीटर बच्चा अपनी माँ के साथ गया है, जो पाँव में पिन्नी बांध के गया है, जिस माँ का बच्चा पेट में ख़राब हो गया है, वो इनसे हिसाब लेने का काम करेंगे। इस बार बिहार की जनता इन्हें वोट की ताकत से अपनी ताकत दिखाने का काम करेगी और भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। और जनता इस इंतज़ार में बैठी है कि दिल्ली में कब चुनाव हो, दिल्ली की सरकार कब हिलाई जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार कब हिलाई जाए। जनता इन्हें भी सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि वो सिर्फ अपने भाषणों से देश को बेचने का काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया इन्होंने, सारी संस्थाएँ देश की इन्होंने बेचने का काम किया। BSNL के कर्मचारी जो हमें इतने साल से हमें सेवा देते आए हैं आज़ादी के बाद, इनके नेताओं ने उन्हें गद्दार बताने का काम किया। आज वो कंपनी ये बंद कर रहे हैं, तो रेलवे निजीकरण काम करने का काम किया इन्होंने। सरकारी संस्थाएं इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज हम बात करेंगे PM केयर फंड को लेकर जिस तरह की राजनीतिक उठापटक चल रही है। अब राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और इस PM केयर फंड को लेकर जो औपचारिक बयान है वो भी सरकार की तरफ से आने शुरू हो गए हैं और इसके PM केयर फंड में जो पैसा जमा हुआ है उसको लेकर सफाई भी देनी पड़ी है। उसमें जो पैसा था लगभग 3000 करोड़ रुपए की जमा होने की बात की गई है और इस 3000 करोड़ में जो खर्च की बात की गई है वो भी बेहद सवालिया निशान खड़ा करती है सरकार की कार्यप्रणाली पर और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री केयर फंड के जो पैसा आया है उसको लेकर, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है वो प्रवासी मजदूरों पर 1000 करोड़ रुपए के खर्च की बात को लेकर करता है। मेरे साथ अंशुल ठाकुर हैं, बेबाकी से सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उनके पीछे की जो हकीकत है उसको सामने लाने काम करते हैं। अंशुल, हम पहला सवाल मेरा यही है कि PM केयर फंड को लेकर जिस तरह की बात लगातार राहुल गांधी अपने ट्वीट के माध्यम से कर रहे थे, अब उसमें एक बड़ा एक जंग छिड़ गई है। उसके बाद जब PM केयर फंड की तरफ से वेबसाइट पर कुछ सवालों के जवाब दिए जाते हैं, RTI का भले ही जवाब नहीं दिया हो उन्होंने, लेकिन जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट थी उसके माध्यम से जवाब दिए गए हैं। उसमें 1000 करोड़ रुपए की बात की गई है, कुछ वेंटिलेटर्स की बात की गई है, कुछ जो वैक्सीन के लिए खर्च करने की बात की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च करने की बात। क्या लगता है सही है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा किया है, ये सिर्फ राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है, देश के हर एक नागरिक का सवाल है। उनके मन में ये एक प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि आखिर जो देश वालों ने इतना पैसा देश के लोगों के लिए दिया वो पैसा कहाँ गया। लेकिन राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, इन्होंने प्रश्न उठाया है और जनता का सवाल उन्होंने पूछने का काम किया है। वो बड़ा चेहरा है, इसलिए उनको जनता दिखाने का काम करती है। और इस दौर में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस समय ऐसे मुद्दे को उठाने का काम किया है, क्योंकि बाकी जो बड़े मीडिया हैं वो बिक चुकी हैं भाजपा से। देखिए, जो इन्होंने अपने तौर पे बताया कि 3100 करोड़ 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ रुपए, लगभग 31,000 करोड़ रुपए इन्होंने PM केयर फंड में जमा किया है। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें PM केयर फंड बनाने की ज़रूरत क्या थी। इससे पहले भी देश में आपदाएं आई, इससे पहले भी प्रधानमंत्री राहत कोष योजना था, उस समय भी काम हुआ था। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें पारदर्शिता रहती थी, आपने कितना दिया, कितना सरकार के पास आया, सरकार ने क्या काम किया, वो सब हमें उस माध्यम से पता चलता था। लेकिन PM केयर फंड में जो इस तरह से ये लोग आकलन छुपाने का काम कर रहे हैं कि जनता ने कितना पैसा दिया, कहाँ खर्च हुआ, ये सिर्फ एक जनता को मतलब गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि 2000 करोड़ का इन्होंने वेंटिलेटर खरीदने का काम किया है, ये बता रहे हैं। आप बताइए कहाँ वेंटिलेटर है? प्रदेश में आए दिन कोरोना से ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, कहीं जनरेटर बंद हो जाता है तो कहीं वेंटिलेटर मशीन बंद हो जाती है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। ये सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को, जो अस्पताल इनके सांसद और मंत्रियों का है उसमें इलाज हो रहा है। 5-5, 7-7 लाख, 11-11 लाख रुपये में आज के समय में कोरोना में इलाज हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है।
तो ये सिर्फ मतलब कहने वाली बात है। मतलब 1 रुपया मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे जनपद में या हमारे राज्य में इन्होंने वेंटिलेटर में पैसा लगाया है। रही प्रवासी मजदूरों की बात, तो आपने भी देखा है और हमने भी देखा। मैं कोरोना टाइम में, हाँ, जब प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे थे तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं घर में बैठा हूँ। मैंने हर दिन लोगों को खाना खिलाने का काम किया है सड़कों पे उतर के। 1 रुपया भी सरकार ने खर्च नहीं किया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर सरकार जैसे कह रही कि 1000 करोड़ रुपया अगर इन्होंने प्रवासी मजदूरों को दिया होता, तो अगर 1000 करोड़ रुपया, अगर आप मान लो 20 करोड़ 30 करोड़ भी प्रवासी मजदूर अपने घर गए, तो अगर ये 1-1 करोड़ रुपये भी देती तो प्रवासी मजदूर आज पता नहीं वो अमीर बनने का काम किया होता। आज वो अपने दर व दर छोड़ के रोटी की लड़ाई के लिए उन्हें आज दूसरे प्रदेश में जाने का काम उन्होंने नहीं किया। जबकि कोरोना काल में भी जो लोग अपने घर गए वो वापस रोटी की जम्मोजहद 2 जून की रोटी कमाने के लिए दोबारा वो अपनी जान को जोखिम में डाल के वो फिर नए नए शहरों में जाके अपना व्यवसाय ढूंढने का काम किया है। ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। इन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर थे, 400 से ज़्यादा मजदूर, अगर ये सुविधा दिए होते तो 400 से ज़्यादा मजदूर, 400 तो एक आंकलन है जो मीडिया के सामने आया है, 400 से ज़्यादा मजदूर, पुलिस की क्रूरता, इनकी व्यवस्था, भूखे पेट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी पे ट्रेन चढ़ गई, उससे 400 मतलब मजदूरों की मृत्यु भी होगी। कितने लोग भूखे चल गए। आपको बता 8-8 महीने की जो 8-8 महीने का पेट गर्भ में बच्चा लेके महिलाएं पैदल चली हैं 1000 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। तो आपको लगता है कि अगर ये 1000 करोड़ रुपए अगर ये खर्च करते तो मजदूरों का ये हाल होता? या अभी जाके देखिए आप कि जो मजदूर शहरों से, पटना, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ये विभिन्न महानगरों से जो अपने अपने गाँव और अपने अपने प्रदेश गए हैं, क्या वो सुखी से हैं? आज भी वो 2 जून की रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश में एक दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश, बिहार और पता नहीं कहाँ नरेगा, जो मनरेगा जो चल रही है, उसमें काम के लिए एक दूसरे का सर फाड़ने का काम कर रहे हैं मजदूर, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, वो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार सिर्फ फर्जी आंकड़ा देने का काम कर रही है कि मैंने 1000 करोड़ रुपए मजदूरों को देने का काम किया है। मैं बताना चाहूँगा 1000 करोड़ रुपया इन्होंने 1 रुपया किसी मजदूरों को देने का काम नहीं किया। तो फिर वो 1000 करोड़ रुपए कहाँ मजदूरों के नाम पे जो बताया गया है और मतलब फंड से रिलीज किया गया है, कहाँ खर्च हो सकता है, कहाँ खर्च किया गया है सरकार में? विधायक खरीदने में खर्च करेंगे, चुनाव करेंगे। आप ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बिहार की बंसवारी में भोजन पहुंचाने का काम नहीं किया, राशन नहीं पहुंचा, लेकिन इन्होंने अपने भाषण पहुंचाया। एलईडी जो लाइटें लगी हैं, कई हज़ार करोड़, वर्चुअल रैली जो कर रहे हैं ये लोग, पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा जनता का आ रहा है। वो जो कोरोना काल में जो पीएम केयर फंड में पैसा गया है, देखिए पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो इस सरकार सच में जनता की मदद करना चाहती है तो जिस तरह मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, तो मन की बात जो भाजपा के आईटी सेल हैं या जो इनके तंत्र हैं, वो जिस प्रकार एक सनसनी की तरह फैला देते हैं कि मोदी जी ने मन की बात ये कही, मोदी जी ने ये सुविधा लागू करने के लिए कही, वो सुविधा लागू करने के लिए कही, चाहे इनका आईटी सेल हो या बड़े बड़े चैनल हो। उसी तरह प्रधानमंत्री को, जो इसमें कुछ ही कैबिनेट के 2-3 मंत्री हैं जहां तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और प्रधानमंत्री इन्हीं के हाथ में पूरा कमांड है पीएम केयर फंड का। तो उस तरीके से अगर आप उसके वेबसाइट पर जाइए, या ऐसी सुविधा बनानी चाहिए थी सरकार को कि कोई भी अगर पीएम केयर के फंड के बारे में पूछे, देखिए अगर किसी ने 1 रुपया दिया हो या 1000 करोड़ रुपये दिया हो, उसको जानने का हक है कि हमारा पैसा देश की जनता में कहाँ खर्च हुआ है, कैसे खर्च हुआ है, तो उसका विवरण होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने राशन की जगह भाषण पहुँचाने का काम किया है, और वो भाषण भी जनता के पैसों द्वारा पहुँचा है। जो आपने, हमने या और लोगों ने जो इन्हें पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, उससे ये सिर्फ अपनी राजनीति करेंगे, ये विधायक खरीदेंगे, अपराध, और इनके विधायक अपराध करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी इस पर एक चीज़ और कही है, जो कोरोना वैक्सीन की बात की गई है, उस पर भी लगभग इन्होंने 5 से 7 करोड़ रुपए की बात की है कि हमने उस पर वहाँ पर कोरोना वैक्सीन, अभी वो पटल पर है, लेकिन जिस पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए था वहाँ इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की बात की प्रवासी मजदूरों को, जो शायद मजदूरों तक पहुँचा ही नहीं है पैसा, या उस खर्च की जो बात की गई है वो नहीं हो पाया है। दूसरी वैक्सीन की बात, क्या लगता है कि जितने बड़े खर्च की बात कर रहे हैं वहाँ पर कुछ और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत थी, और ये सारा सफ़ेद झूठ जो है अब खुलने लगा है धीरे धीरे सरकार? देखिए सरकारी आंकड़ों के लगभग इन्होंने 100 करोड़ रुपए बताया था कि 100 करोड़ रुपए वैक्सीन पे हम खर्च करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कोई खर्च कर रहे हैं। आज देखिए वैक्सीन बनाने में अभी कोई देश मतलब सफल नहीं हुई, रूस का अभी तक सुन रहे हैं हम मानते हैं नहीं हुई, लेकिन आप बताइए 100 करोड़ रुपये वैक्सीन पर खर्च करने की बात कर रहे हैं। अरे इन्होंने डॉक्टरों के लिए पीपीई किट नहीं दिया। पटना में जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल है, वहाँ जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। अरे अगर ये उनका तनख्वाह ही देने का काम
करते तो मन से काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो दिखावे के लिए कोरोना वॉरियर्स पे इन्होंने जो पुष्प वर्षा कराई, वो सिर्फ दिखावे का एक मात्र था। आप 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहाँ खर्च कर रहे हैं? अरे आप वैक्सीन तो डॉक्टर ही बनाएंगे, आप और हम तो, या प्रधानमंत्री तो वैक्सीन बनाएंगे नहीं। लेकिन डॉक्टरों को जब ये सुविधा देने का काम नहीं करे, पीपीई किट के अभाव में डॉक्टरों में कोरोना फैल गया, कितने डॉक्टर मर गया कोरोना की वजह से, अस्पताल की लापरवाही, 3-3 महीने की लोगों को सैलरी नहीं मिली। जो डॉक्टर दिन और रात हमारे लिए और आपके लिए और प्रधानमंत्री के देश के लिए, हमारे देश के लिए अस्पताल में अपने परिवार को छोड़ के, उन्हें भी तो डर है कोरोना का, लेकिन वो सच में वॉरियर्स हैं, वो सच में योद्धा हैं कोरोना से। लेकिन उसको जब ये सरकार सुविधा देने का काम नहीं कर रही, तो सिर्फ एक फर्जी आंकड़ा है कि 2000 करोड़ रुपए का हम वेंटिलेटर खरीद रहे हैं, हमें कोई वेंटिलेटर नहीं दिखाई दे रहा। वेंटिलेटर होता, आज देखिए कोरोना के लगभग 29 लाख मजदूर हमारे देश में हो गए हैं, और आए दिन कोरोना फैल रहा है। कहाँ कोरोना पे रोकथाम है? लोग पता नहीं कितने मर गए, आंकड़े छुपाने का काम कर रही है ये सरकार। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 1000 का ये लोग रोज़ मरने का दावा हो रहा है कि 900 से ज़्यादा लोग रोज़ मर रहे हैं, तो अब क्या सुविधाएं दे रहे हैं? कहाँ कोरोना वॉरियर्स हैं? डॉक्टरों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है मरीजों को। अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, 11-11, 7-7 लाख रुपए का कोरोना का इलाज संभव हो पा रहा है, लेकिन आप और हम या गरीब आदमी जो हमारे देश का है, क्या वो उस भाव से इलाज लेने के लिए संभव है? सरकारी अस्पताल में कुत्ते घूम रहे हैं। अगर कोई बच्ची अपनी माँ के साथ जाती है तो उससे पोछा लगवाने का काम करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में जो माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कोरोना संक्रमित एक लड़की वो अपनी जाँच कराने गई थी, तो उसके साथ इनके डॉक्टर ने बलात्कार का वो प्रयास करने का काम किया है। वो भी मुकदमा सामने आया था, वो भी केस सामने आया था। अगर इनके वो अस्पताल के खिलाफ अगर कोई मीडिया वाला, आप जैसा मीडिया वाला अगर वो मुद्दा उठाता है तो उस पर लोग मुकदमा लादने का काम करते हैं, तो बताइए कहाँ आवाज़ उठ रही है? क्या व्यवस्था है? इनकी व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये जो करते रहें, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कुछ भी करते रहें, अगर किसी ने कोई पीड़ित आवाज़ उठाता है, ये सारी चीज़ें सामने लाता है, तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन मोड पर आ जाती है तुरंत। बिल्कुल, उस पर मुकदमा हो सकता है, उस पर गोली चल सकती है, उसको फर्जी मुकदमे में भी फंसाया जा सकता है। आप ये हम बोल रहे हैं, कोई डर नहीं है कि हम बाहर निकले तो हमें कोई गोली मार दे या हमारे ऊपर ये भाजपा सरकार कोई और मुकदमा लाद दे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह मत रखिए कि अगर आप इनके खिलाफ, इनके सरकार के खिलाफ या इनके जो विधि है, जो इनका तंत्र है, उसके खिलाफ आप आम जनमानस की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो आपके ऊपर कब गोली चल जाएगी, आपके ऊपर कब सरकार द्वारा मुकदमा लाद दिया जाएगा, आपका जीवन बर्बाद किया जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए अगर आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि हमें क्रांतिकारियों की तरह अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय आ गया है। अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाई थी, आज ये जो हमारे दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं, ये लोग धरती माता की छाती पे चढ़ के इन्होंने राज करने का काम किया है। ये वही अंग्रेज के मिले हुए लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था, जिन्होंने देश को गुलाम रखने में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अरे इन्होंने तो देश को बेचने का काम किया है। बताइए आप, जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का कोई भी नेता, बड़ा नेता हो जिसने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया हो? बाकी ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, कभी भगत सिंह को बेचने का काम करते हैं, इन्होंने सिर्फ गांधी को बदनाम करने का काम किया, इन्होंने नेहरू को बदनाम करने का काम किया, इन्होंने लोहिया को बदनाम करने का काम किया है। ये नाथूराम गॉडसे के मानने वाले लोग हैं। ये गांधी के लिए सिर्फ, प्रधानमंत्री सिर्फ दिखावे के लिए पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने नाथूराम गॉडसे का जिंदाबाद लगा के आज ये देश का प्रधानमंत्री बने हैं। ये सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, ये देश को, प्रदेश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि डबल मर्डर केस रोज हुए जा रहे हैं, महिलाओं पे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर, लखीमपुरी, गोरखपुर, बच्चियों का बलात्कार करके उनका प्राइवेट पार्ट कुचला जा रहा है। बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेताओं, अगर हम पीएम केयर फंड पे आते हैं, वहाँ पर जिस तरह के सवाल उठा रहे थे, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था पीएम केयर फंड को लेकर, ऐसे में जो जवाब दिए गए हैं सरकार की तरफ से, और या फिर ये कहिए वेबसाइट के माध्यम से जो जवाब दिए गए हैं, उन्होंने पूरा खर्च एक्यूरेट बता दिया है। तो इस बात को लेकर सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने सारा खर्च जो मतलब जमा हुआ था उसका और उसका जो खर्च हुआ था उसका पूरा विवरण दे दिया है। तो अपनी पीठ वो खुद थपथपा रहे हैं इस बात को लेकर। अब ये तय कैसे करेंगे कि 1000 करोड़ रुपए जो प्रवासी मजदूरों के लिए बताया गया वो कैसे खर्च हुआ, वो कैसे मान लिया जाए? बिल्कुल, वो मानने वाली बात ही नहीं है। आप प्रवासी मजदूर इतने हैं, हमारे यूपी और बिहार के हैं या हर जगह के प्रवासी मजदूर हैं। आप एक भी प्रवासी मजदूर से पूछने का काम करिए। हमारी आए दिन लोगों से बात होती है। हमारे कुछ रिश्तेदार थे जो कभी चेन्नई रहते थे, बंगाल रहते थे, दिल्ली रहते थे, वो खुद अपने गाँव गए हैं, आज 2 दिन की रोटी के लिए तरस रहे। अरे कहाँ पैसा खर्च हुआ है, हमें बताइए तो सही। पारदर्शिता कहाँ है? जिस तरह मन की बात में नरेंद्र मोदी की पारदर्शिता रहती है, उसी तरह इसमें भी पारदर्शिता रहती है कि 1-1 रुपया आपने यहाँ देने का काम किया है, आपने कहीं देने का काम नहीं किया। आप जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। रही बात इनके विधायक और सांसदों की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि भाजपा के विधायक और सांसदों से ज़्यादा ठगी महसूस आज कोई नहीं कर रहा, क्योंकि इनके विधायक ही खुद थाने में मारे पीटे जा रहे हैं, ये सरकारी तंत्र का खुद शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये कहाँ जाए?
ये किससे बोले? दूसरी बात यह है कि अब बिहार में चुनाव है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार का ही मजदूर, जो प्रवासी मजदूर था, वो पैदल यात्रा करके या ये कहिए कि किसी तरह संघर्ष के साथ अपने घर पहुंचा है। अब ऐसे में बिहार का चुनाव है कि बिहार के चुनाव में जो मज़दूरों की हालत हुई है या जो मज़दूरों के साथ हुआ है पिछले दौर में, उसमें क्या लगता है कि मज़दूर बीजेपी के साथ या बीजेपी के गठबंधन के साथ जाएगा या फिर अब की बार उस दुर्दशा का कुछ ना कुछ और परिणाम होगा? देखिए, बिहार का तो इन्होंने सच में दुर्दशा कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा नेता के जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं बिहार की, उनकी बहन जो सृजन घोटाले में लिप्त थी, उन्होंने एक दुकानदार को दांत काटने का काम किया है अगर उसने सामान लेट किया तो। इन्होंने दशा खराब कर दी बिहार की। आपको बताना चाहूँगा कि आज ही मैं रिपोर्ट देख रहा था, पटना जो बिहार की राजधानी है वो सबसे गंदा शहरों में, देश के शहरों में आता है। इन्होंने कुछ काम करने का काम नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा ध्वस्त है वहाँ की। पटना गया जैसे शहर एकदम शून्य पे आ गए हैं। बिहार में इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। वहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, वहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी है, वहाँ सबसे ज़्यादा लाचारी है, मॉब लिंचिंग वहाँ होती है। जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा वहाँ आग लगाने का काम करती है भाजपा। नीतीश बाबू जिसके साथ इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, वो आज 15 साल से राज कर रहे हैं। भाजपा भी डबल इंजन की सरकार के साथ राज करने का काम रही है, लेकिन बिहार शून्य है। बिहार की जनता इस बार झाड़ू से, इन्हें भोजपुरी भाषा में कहा जाता है कि झड़ुआ देगी, वही इनके साथ काम होगा। इन्हें आउट करने का काम करेगी। अरे इन्होंने बसवारी में राशन की जगह भाषण पहुंचाने का काम किया है। जनता को सब याद है। जनता जो तड़प के गई है, जो भूखा पेट हजार किलोमीटर बच्चा अपनी माँ के साथ गया है, जो पाँव में पिन्नी बांध के गया है, जिस माँ का बच्चा पेट में ख़राब हो गया है, वो इनसे हिसाब लेने का काम करेंगे। इस बार बिहार की जनता इन्हें वोट की ताकत से अपनी ताकत दिखाने का काम करेगी और भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। और जनता इस इंतज़ार में बैठी है कि दिल्ली में कब चुनाव हो, दिल्ली की सरकार कब हिलाई जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार कब हिलाई जाए। जनता इन्हें भी सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि सिर्फ अपने भाषणों से देश को बेचने का काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया इन्होंने, सारी संस्थाएँ देश की इन्होंने बेचने का काम किया। BSNL के कर्मचारी जो हमें इतने साल से हमें सेवा देते आए हैं आज़ादी के बाद, इनके नेताओं ने उन्हें गद्दार बताने का काम किया। आज वो कंपनी ये बंद कर रहे हैं तो रेलवे निजीकरण काम करने का काम किया इन्होंने। सरकारी संस्थाएं इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। जी। तो अब की बार बीजेपी जो गठबंधन है बिहार के अंदर, वहाँ जरूर जनता इन्हें झड़वा लगाकर और सबक सिखाने का काम कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च करने की बात जो की गई है, उसमें अगर हम आंकड़ा लगाएं 80 करोड़ मजदूरों के साथ, तो 80 करोड़ मजदूर में अगर 1000 जो करोड़ की बात की गई है उसको डिवाइड किया जाए तो 12.5 करोड़ रुपए एक मजदूर के हिस्से में आते हैं। और ऐसे में अगर 12.5 करोड़ जो रुपए हैं एक मजदूर को दिए जाते तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी अपने आप और से अच्छे बेहतर हो सकती थी, अच्छी वो लग्जरी लाइफ जी सकता था और कहीं ना कहीं उसे किसी सरकार, किसी आशय की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती थी। बड़ा सवाल है, लेकिन इस बार देखने वाली बात ये होगी कि बिहार के अंदर क्या बीजेपी पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपना विश्वास दोबारा से जता पाएंगे। क्या बिहार सरकार दोबारा से बीजेपी के साथ गठबंधन में अपनी सरकार बना पाएगी? नीतीश के लिए भी एक बड़ा सवाल है और अग्नि परीक्षा भी है। देखने वाली बात यही होगी। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।